सो गाइस वेलकम है एक बार आपका फिर से असली अखाड़ा पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। और भाई जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था, समर स्लैम के बाद हम आ गए समर स्लैम की रेटिंग वाले एपिसोड में। और भाई क्या समर स्लैम हुई है यार, अभी जस्ट खत्म हुए 1-2 घंटे में मैंने अपनी वीडियो ही खत्म किया। और जो एनर्जी है, जो एक्साइटमेंट है पूरी पेपर व्यू को लेकर, वो अभी भी है, इसीलिए हम इसको अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। और भाई देखो, जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर सुन रहे हो, स्पॉटिफाई के ऊपर इसको रेट कर देना और फॉलो जरूर कर लेना, ताकि हम कंसिस्टेंटली आपके लिए ऐसे काम करते रहें। आपको बता दूं, अगर आपको लगता है कि हम इससे पैसे कमाते, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ हमको करने में मजा आता है और आपके साथ शेयर करने में मजा आता है, इसके पीछे सिर्फ ये रीजन है। बाकी खैर, मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा। आयुष, क्या करा ट्रिपल एच ने आज अपने पहले प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर, जब वो कंट्रोल में आए? भाई रोहित, मजा आ गया आज शो देख के। क्योंकि हम जब बात कर रहे थे भाई, कल पॉडकास्ट अभी रिकॉर्ड करा है, समर स्लैम की बातें हो रही थी कि क्या स्टोरी लाइन नहीं है भाई, आमने सामने नहीं आए। जितना आमने सामने आना था भाई आज ही आ गए एक ही दिन में। लेकिन ट्रिपल एच ने बता दिया कि आई एम द बॉस। और अब जो चेंजेस हैं जो पहले शायद नहीं होते थे, जो आइडियाज़ हैं जो पहले रिजेक्ट होते थे, वो अब एक्सेप्ट होंगे। और जबकि मैं ये नहीं उम्मीद लगाऊंगा अभी भी कि भाई 2 महीने के अंदर सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन एक अच्छा खासा हमको हिंट मिला है, हमको एक आइडिया मिला है कि कैसे आने वाले टाइम में WWE में चेंज आ सकता है, और हम होप कर सकते हैं। एंड आई थिंक आज का जो समर स्लैम का पेपर व्यू था वो इस चीज़ का प्रूफ था कि अच्छे मैचेस भी डिलीवर करेंगे, लेकिन साथ के साथ स्टोरी लाइन्स पे फोकस करा जाएगा। तो डेफिनेटली एक्साइटमेंट है। और गाइस जी हाँ, हम 820 रिव्यूज़ पे हैं, 1000 रिव्यूज़ टप आते हैं भाई। तो अगर आप सुन रहे हैं तो फॉलो बटन ज़रूर दबाना स्पॉटिफाई पे। रोहित, हम रेटिंग्स करने आप आए हैं, तो हर मैच को हम 5 में से रेट करेंगे। देखते हैं कि हमारी आज कितनी बातें मिलती हैं, लेकिन स्टार्ट करते हैं सीधा, क्योंकि हर मैच के बारे में बात करनी है। वैसे भी बियांका बेलेयर वर्सेस बेकी लिंच रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप मैच, क्या थॉट्स हैं इस पे? अब ये मैच अच्छा होगा, ये सबको पता था, क्योंकि इस मैच ने पहले भी बहुत अच्छी तरीके से डिलीवर करके दिया। और भाई ट्रिपल एच कितनी अच्छी तरीके से समझते हैं यार चीज़ों को। मुझे तो लगता है विमेंस डिवीजन को भी वो इतने बड़े तरीके से समझते हैं जितना वो मेल डिवीजन को नहीं समझते। उन्होंने इस मैच को ओपनर में रखा और बहुत बढ़िया मैच लगा मुझे। ये पूरा एंटरटेनिंग मैच था। बियांका ब्लेयर बेकी लिंच की इतने टाइम से साथ में रेसल करते हुए केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो गई है, तो वो एलिमेंट इसमें बहुत मुझे अच्छा लगा। और जो एंड में हुआ वो थोड़ा सा अलग सा लगा मुझे कि बेकी लिंच बियांका ब्लेयर की साइड में है, वो फेस वाली चीज़, और बेली आ गई। तो मैं ये सारी चीज़ को इसी के अंदर इंक्लूड करूँगा, ये बेली वाले रिटर्न को भी, कि जिसके हिसाब से मैं इस पूरे मैच को रेट करूँ कि ओवरऑल ये वाला सेगमेंट हमको किस तरीके का लगा। बट एक चीज़ मुझे थोड़ी सी सही नहीं लगी, वो ये कि बेली चलो हील कैरेक्टर में आ रही है, बट वो डेकोटा काय और इयो शिराई के आने के बाद से वो पीछे हट गई। वो थोड़ा सा समझ नहीं आया मुझे। मेरे ख्याल से उनको डोमिनेटिंग फैशन में दिखाना चाहिए था शायद। आई थिंक कि बेसिकली ये दिखाना चाह रहे हैं कि अब एक नई फैक्शन आ गई है, सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं है, वो साथ में 2 और को लेके आए हैं। एंड वो मिलके डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे रॉ वुमेन्स डिवीजन को। और इस पूरी सेगमेंट में मेरे चेहरे पे तो बहुत बड़ी स्माइल थी, वो इस वजह से क्योंकि मैं फाइनली सोच रहा हूँ कि भाई बियांका और बेकी और आस्का के अलावा रॉ वुमेन्स डिवीजन के अंदर एटलीस्ट सुपरस्टार्स तो आए। एंड आई नो कि जो लोग पुराने टाइम में NXT देखते थे वो जानते हैं ट्रिपल एच के टाइम पे कि डकोटा काय और इयो शिराई किस लेवल तक जा सकते हैं। फिनोमिनल वो हैं। और डकोटा काय को रोहित अभी विंस मैकमैन ने रिसेंटली रिलीज़ करा था और उनको अब ट्रिपल एच वापस लेके आए हैं। तो क्लियरली ये मैच इसी वजह से आई थिंक ओपनर में रखा गया था कि भाई हम कोई विमेंस डिवीजन का जो चेंज है वो सामने दिखाना है। ये सबसे बड़ा चेंज है जो हम पेपर व्यू पे आज कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इसको क्राउड के सामने जल्दी से जल्दी रखें। और रॉ विमेंस डिवीजन में जो चेंज आएगा मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये ऐसा लगा वैसा लगा, पर इसको थोड़ा तो एटलीस्ट टाइम देना पड़ेगा। और रोहित, साथ के साथ जबकि ये 3 बड़े रिटर्न्स हुए बैक टू बैक, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बेकी लिंच का भी टर्न हुआ, जो कि एक हील से अब फेस बन चुकी हैं। और ये बात मैं बोलूँ, और आई थिंक रोहित इससे एग्री करना ही पड़ेगा कि हम हमेशा बेकी को क्रिंज बोलते थे, मे बी वो टाइम खत्म हो रहा है। और अगर वो बेबी फेस बनती हैं तो बेकी लिंच काफ़ी बढ़िया कैरेक्टर हो सकता है एक बार फिर से। डेफिनेटली ये चेंज लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था बेकी लिंच के कैरेक्टर के अंदर, और वो काफ़ी जो नीडेड चेंज था वो ट्रिपल एच लेके आ रहे हैं। शायद वो इसी चीज़ का वेट कर रहे होंगे कि मैं कंट्रोल में आऊँगा तो मैं चीज़ करूँगा। अगर चल मैं इस मैच की रेटिंग नहीं पूछ रहा था उससे, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि बियांका ब्लेयर बेकी लिंच की एंट्रेंस से बेली की स्टेबल के जाने तक, अगर इस पूरे चीज़ के अंदर जो भी हमको चीज़ देखने को मिली उसको 5 स्टार में से रेट करना हो, तो वो तुझे उस हिसाब से कितना पसंद आया? आई थिंक मैं 4 आउट ऑफ 5 रेट करूँगा। मैच अपने आप में मुझे काफ़ी पसंद आया। और जब बियांका को वो लगी मैन हैंडल स्लैम तो एक सेकंड के लिए मुझे लगा हो गया काम, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ टाइटल चेंज नहीं होना था। तो 4 आउट ऑफ 5 मैं कहना चाहता हूँ।
मैं अपनी रेटिंग बताऊं तो मेरी भी रेटिंग आयुष जैसी ही होती है, लेकिन 0.5 जो मेरी रेटिंग यहाँ पे बढ़ेगी वो बेली के गियर की वजह से बढ़ेगी। जिस तरीके का आज वो लोग कैरी करके आई थी तो वो मेरे को इंप्रेसिव लगा और ज़्यादा, तो 4.5 मैं इसको दूंगा। मैं मजाक में नहीं कह रहा, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, क्योंकि जिस अगर बेली ऐसे ही कैरी कर रही है आगे जाकर भी अपने आप को, तो आई थिंक वो अच्छी चीज़ ऐड करेगा उनके इस कैरेक्टर के अंदर। खैर नेक्स्ट मैच था मिस वर्सेस लोगन पॉल का। सेलिब्रिटी वाला इसको फैक्टर अब बोलना चाहिए या फिर नहीं, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि लोगन पॉल ने तो अब WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ही लिया है। बट एज एक्सपेक्टेड हमको इस मैच में लोगन पॉल की तगड़ी वाली अच्छी वाली परफॉर्मेंस देखने को मिली। ये वैसे ही था ना जैसा हम चाह रहे थे लोगन पॉल ने जो किया है। और काफ़ी लोग ये कह रहे हैं ट्विटर के ऊपर कि ये बेस्ट एवर सेलिब्रिटी मैच है जो कि WWE में आज तक हमने देखा है। और जबकि मैंने सारे सेलिब्रिटी मैचेस तो नहीं देखे हैं, ये उसमें मतलब टॉप 2 या टॉप 3 में तो आएगा, क्योंकि इस मैच के बाद मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि लोगन पॉल एक भाई सेलिब्रिटी है। मतलब परफॉर्मेंस, और वो भी मिस के अगेंस्ट रोहित, अगर हम लोगन पॉल को एजे स्टाइल्स जैसे सुपरस्टार के अगेंस्ट डाल दें तो आई थिंक कि और भी बहुत अभी चीज़ें हैं जो लोगन पॉल से हमें देखने को बाकी है। मतलब वो जो फ्रॉग स्प्लैश लगाई थ्रू द अनाउंसर्स टेबल, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी। और वो ऐसे मूव्स हैं जो हम शेन मैकमैन की तरफ से देखते हैं, और लोगन पॉल ने उसको बिल्कुल परफेक्टली एग्जीक्यूट करा। तो ये तो मैं बिल्कुल बोलूँगा कि भाई सही डिसीजन था लोगन पॉल का और WWE का भी, एक कॉन्ट्रैक्ट देना उनको WWE सुपरस्टार बनाना। लेकिन क्या रोहित अब लोगन पॉल को ये फुल टाइम इन्वॉल्व रखेंगे कि वो भी स्टोरी लाइन्स में आ रहे हैं जा रहे हैं, या फिर बस ये मेन मैचेस का ही पार्ट बनेंगे? आई थिंक जिस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट उनका साइन हुआ है, और लोगन पॉल का ऐसा तो कुछ धंधा है नहीं, सोशल मीडिया पर वो काम करते हैं तो उसको वो साथ में वैसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और आपको तो पता ही है WWE वैसे भी चाहती है कि उनके जो सुपरस्टार्स हैं वो अपनी अलग से भी आइडेंटिटी बनाए, ताकि उनको उसके थ्रू भी जो है ज़्यादा एक्सपोजर मिले और उससे कंपनी का फ़ायदा। तो मेरे ख्याल से वो रेगुलरली आने वाले हैं टेलीविजन के ऊपर अब। और वैसे भी एजे स्टाइल्स ने जो है लोगन पॉल को ट्रेन किया। अच्छा हाँ, वो फिनोमिनल फोरआर्म भी तो मारा था लोगन पॉल ने, उसके बारे में क्या कमेंट है? वो फिनोमिनल फोरआर्म था या सिर्फ फोरआर्म था? भाई अगर पहली बार फिनोमिनल फोरआर्म लगाने की कोशिश करें और वैसा लगे जैसे लोगन पॉल ने लगाया है तो मैं ज़्यादा कंप्लेंट नहीं करूँगा। अगर मैं वो करने की कोशिश करता तो भाई फिर आप समझ सकते हैं कि कितना बेकार होता। लेकिन अच्छा, रेटिंग क्या होगी इस मैच की? रेटिंग में मैं बोलूँगा मैच वॉज गुड, 3.5 मैं इसको दूंगा, क्योंकि रेसलिंग वाइज ये नहीं था कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। पर रोहित क्या यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फिर से रेटिंग? नहीं, मेरी रेटिंग भी यहाँ पे बिल्कुल आयुष के साथ मैच करेगी। 3.5 में इसको दूंगा। मेरे ख्याल से अगर मिस के अलावा कोई यहाँ पर और होता तो इसकी डेफिनेटली रेटिंग बढ़ती। इसका मतलब ये नहीं है कि मिस को हम कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ही बकवास है, उनका कैरेक्टर ही अलग है, वो रेसलिंग के लिए कभी जाने ही नहीं गए, उनकी प्रोमो स्किल्स की वजह से वो है। बट अब ये मेरे ख्याल से एजे स्टाइल्स लोगन पॉल वाला सीन आगे चल सकता है, तो शायद यहाँ से अब इंटरेस्टिंग चीज़ें और होंगी। नेक्स्ट मैच शो के ऊपर, जो कि मैंने तो अपनी वीडियो के अंदर कहा कि शुरू होते ही ख़त्म हो गया, सेरी वर्सेस बॉबी लैशली फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। हमको तो लग रहा था इस मैच के अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट होंगे, लेकिन WWE ने तो इसको फिलर की तरह यूज़ किया कि भैया अब निपटा दो थियरी और लैशली का मैच तो कैसे भी करके। मे बी क्योंकि ट्रिपल एच को पता है कि भाई अब सारे लोग विंस मैकमैन को थ्योरी का डैडी बोल ही रहे हैं, तो इसको जाने दो, इसको निकालो। लेकिन इस मैच ने डेफिनेटली मुझे डिसअपॉइंट किया। मुझे लग रहा था कि थ्योरी को काफ़ी क्लोज मतलब दिखाएंगे कि भाई ऑलमोस्ट टाइटल जीत लिया लैशली से, लेकिन फिर लैशली मैच जीत जाए। पर एक हर्ट लॉक और टैप आउट, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग विंस मैकमैन आई थिंक दिखाते इस मैच में बुक करते थ्योरी को, उतना मे बी ट्रिपल एच ने नहीं दिखाया। आई डोंट नो उनकी क्या डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी मैच के साथ। लेकिन रेटिंग रोहित, इसकी रेटिंग मैं 3 से ज़्यादा दे नहीं सकता हूँ। और 3 भी पता नहीं क्यों, मे बी क्योंकि उसमें 1.5 नंबर बॉबी लैशली के एंट्रेंस के हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और बाकी 1.5 नंबर इस मैच के। भाई इस हिसाब से तो आप यहाँ पे बड़े खुले दिल के इंसान बन गए, क्योंकि मेरी रेटिंग इसमें 2 से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि कुछ भी इसमें मुझे ऐसा नहीं लगा जिसकी मैं बहुत ज़्यादा तारीफ करूँ या कुछ करूँ। मतलब कुछ नहीं, ये सिर्फ ऐसा था कि आए, लड़े और चले गए, तो मैं इसको 2 स्टार से ज़्यादा दूंगा नहीं। और ये मुझे लग रहा है कि ट्रिपल एच ने किया कि भाई इनको निपटा दो बस जल्दी से, लैशली और थ्योरी को अलग अलग करो और इनका काम खत्म करो, बस इसलिए मैच था शो के ऊपर। बट 2 तो स्टार क्या हम रेटिंग कह सकते हैं कि ऑफिशियली यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है अब स्टोरी? मुझे तो देख के लग रहा है, क्योंकि ये विंस मैकमैन का था थ्योरी और लैशली का सीन, अब मेरे ख्याल से इसको नहीं करने वाले वो आगे कंटिन्यू। लेकिन जो चीज़ कंटिन्यू होने वाली है आगे, और उसमें फैंस का तगड़ा वाला इंटरेस्ट है, वो चीज़ हमको नेक्स्ट मैच से देखने को मिली, जजमेंट डे वर्सेस मिस्टीरियोस। मुझे तो लग नहीं रहा था कि यहाँ पे जजमेंट डे हारने वाली है, बट हारी तो कैसे, एज की रिटर्न से, एज की एंट्रेंस से। सबसे पहले तो एज की एंट्रेंस के बारे में कुछ शब्द आयुष हमारी ऑडियंस के लिए हो जाए। मैं बोलूँगा कि भाई जब भी एज का रिटर्न होता है तो गूज़बम्स आने ज़रूरी हैं। ऐसा लगता है कि
प्लान ही ऐसे करा गया कि ये बंदा बार बार भी वापस आएगा ना तो भी भाई अच्छा ही होगा सब कुछ, और चाहे आग हो या पानी हो या फिर पायरो हो, कुछ भी हो, एज इज़ अमेजिंग। और मे भी मुझे लगता है कि ये सारी जो क्रिएटिविटी जाती है एज की एंट्रेंसेस में वो खुद एज की ही है। और आई डोंट नो कि सारे लोग बैठ के प्लान करते हैं कि एज के ऐसे एंट्रेंस करेंगे, क्योंकि उनके पास आइडिया रहता है हमेशा कि मेरा कैरेक्टर क्या होगा। जिस तरीके से उन्होंने जजमेंट डे में अपना थीम सॉन्ग चेंज करा और अब फिर से थीम सॉन्ग चेंज करा है, इतनी जल्दी जल्दी चेंजेस करने कोई और उस कैरेक्टर को अच्छा बना के रखना, आई डोंट थिंक कि हर किसी के बस की बात है। एक एग्जाम्पल क्रिस जेरिको है, वैसे ही एज है। तो आई थिंक कि मुझे एंट्रेंस बहुत अच्छी लगी। और कल ही मैं रूमर्स पढ़ रहा था कि एज का रिटर्न होना था लेकिन डिले हो गया, लेकिन फिर रूमर्स आए कि शायद एज आने वाले हैं। तो जजमेंट डे को अगर ये मैच हारना था तो उसका एक ही तरीका था, एज को वापस लाना। लेकिन रोहित, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या एज वापस एज अ सिंगल सुपरस्टार आए हैं यहाँ पे, या फिर वो फैक्शन फॉर्म करेंगे एक बार फिर से? थोड़ा सा मुझे यही पर कंफ्यूजन लगा कि जब एज आए तो लगा कि वो हील हैं, फिर जब वो लड़े तो लगा कि वो तो डेवन प्रीस्ट और फिन बैलर के अगेंस्ट है जो कि हील हैं, तो वो यहाँ पे ऑब्वियसली फेस होंगे। लेकिन जब वो मिस्टीरियोस के आगे खड़े हैं तो वो इतने गुस्से से खड़े हैं कि फिर उनको देख के हील वाली फीलिंग आ रही है। तो काफ़ी अभी मुझे कंफ्यूजिंग सा लग रहा है ये। लेकिन सिंपल सी बात इतनी समझ में हमको आनी चाहिए, अगर वो जजमेंट डे के अगेंस्ट में है तो क्लियरली यहाँ पर WWE उनको हील कैरेक्टर तो नहीं देने वाली। हो सकता है कि वो है तो फेस सुपरस्टार है, लेकिन जो इंटेंसिटी और अग्रेशन के साथ आता है, जिसको गुस्सा बहुत आता है, वैसा मुझे देख के लगा। और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज ये भी लेके हूँ कि क्या वो मिस्टीरियोस के साथ ही रहने वाले हैं, क्योंकि जैसे वो आगे खड़े थे, पीछे रे मिस्टीरियो, डोमिनिक मिस्टीरियो खड़े थे, वो मुझे लगा थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट। और बेथ फिनिक्स के बारे में वैसे आज रूमर्स आ रहे थे, तो कुछ तो मैं यहाँ पे स्पेकुलेशन ये भी सुन रहा था कि रिया रिप्ले उस स्टेबल के अंदर है, इधर से एज जो है अपनी बेथ फिनिक्स को ले आएंगे, तो ये भी कहानी बन सकती है। तो पॉसिबिलिटी तो है यहाँ पे काफ़ी सारी, देख के लग रहा है। आई डोंट नो कि ये हर बार एज और बेथ फिनिक्स को लाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि मेरे हिसाब से वो एक ओल्ड आइडिया। और अगर एज को विंस मैकमैन ने बाहर निकालने की सोची थी जजमेंट डे से, और तब रीज़न दिया जा रहा था भाई सुपर नेचुरल पावर, तो वो बिल्कुल हो गया है फॉल्स। आज प्रूव कि ऐसा कुछ नहीं था। अगर एज वापस आ ही रहे हैं तो मैं बेटर अब कुछ देखना चाहता हूँ कि एज अ बेबी फेस वो अगर कोई नया अपना ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, मे बी मिस्टीरियोस उसमें हो सकते हैं, लेकिन ट्विस्ट एंड टर्न्स आने स्टोरी लाइन में ज़रूरी हैं, तभी वो इंटरेस्टिंग बनेगी। लेकिन रोहित, ये सारी एज की बात में हम एक चीज़ भूल गए हैं, और आई थिंक काफ़ी लोग उस चीज़ को भूल गए हैं, और वो है एक्चुअल मैच जो हुआ इन दोनों टीम्स के बीच में। क्या है उसके बारे में थॉट्स? ये मैच के अंदर क्योंकि सुपरस्टार से इन्वॉल्व है जो कि काफ़ी ज़्यादा एथलेटिक हैं, जैसे कि फिन बैलर, डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में तो हमको पता ही है। तो मैच वाइज भी ये चीज़ बहुत अच्छी मुझे लगी, मतलब जो हमने इसमें सीक्वेंसेस देखे। अगर मुझे ओवरऑल इस पूरी चीज़ को रेट करना हो शुरुआत से लेकर एंड तक, एज की एंट्रेंस तक, तो मैं इसको 4.5 दूंगा, जिसमें से बहुत ज़्यादा क्रेडिट इसमें एज को लेके भी जाएगा। उनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अगर ये सिंपल सा मैच होता जैसे जजमेंट डे और मिस्टीरियो स्काई और यहाँ पे जीत जाती जजमेंट डे, तो फिर वो थोड़ा सा फीका लगता। बट इसने अच्छा एलिमेंट ऐड किया, तो मेरी रेटिंग यहाँ पर 4.5 स्टार है। आई थिंक कि आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारी इतनी सारी रेटिंग्स अलग है, क्योंकि भले ये चीज़ जितनी भी अच्छी थी, आई डोंट नो कि इसको 4.5 मैं कैसे दूंगा। मैच मुझे एवरेज से थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ अच्छा लगा। आई डोंट थिंक ये बहुत अच्छा कोई मैच था, लेकिन 4 से ज़्यादा मैं इसको नहीं रेट कर सकता हूँ। एज का वापस आना इज़ एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, और इंटरेस्टिंग ये भी है देखना कि अब आगे WWE क्या करती है। लेकिन 4 और 4.5 आई थिंक तब भी अच्छी रेटिंग मानी जाएगी। और अगला मैच, इससे रोहित मैं पर्सनली सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि मेरी उम्मीद थी यहाँ पे कुछ अच्छा होगा। पैट मैकेफी वर्सेस हैप्पी कॉर्बिन, और मैं ब्लेम नहीं करूँगा यहाँ पे पैट मैकेफी को कि उन्होंने क्या करा, लेकिन रोहित बहुत सारे बॉचेस थे इस मैच में आज। मेरे ख्याल से ये मैच ऐसा था कि जैसे तुम्हारे पास, मैं फिर से अपना घटिया एग्जांपल देने के लिए तैयार हूँ, तुम बाहर से ऊन खरीद के ले आए स्वेटर बुनने के लिए। अब वो ऊन स्वेटर तो बुन सकती है, लेकिन उसको अच्छी तरीके से ना बुना जाए तो फिर वो स्वेटर दिखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो इस मैच के साथ भी कुछ वैसा ही सीन था। मूवमेंट्स इस मैच में अच्छे थे, यानी कि जो मटेरियल ऐड करना था वो किया गया, लेकिन जिस तरीके से इस मैच को पेस मिली या फिर इसको बुना गया, इसका स्ट्रक्चर था, वो मुझे पसंद नहीं आया। बहुत चीज़ तो डेफिनेटली यहाँ पे थे, और मेरे ख्याल से पैट मैकेफी ने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की। मैं उनको ज़्यादा, हम उनको नहीं कर सकते ऐसे ब्लेम किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो उनका काम वो मेन नहीं है। वो कमेंट्री उतनी अच्छी करते हैं, वही अच्छी बात है। बट हाँ, बॉचेस यहाँ पे थे और उतना सही नहीं था। बट फिर भी मैंने ऐसा भी थोड़ी सोच के बैठा था मैं कि मुझे तो ये मैच में बहुत ही कमाल की रेसलिंग देखने को मिलेगी, मैं कूद रहूँगा अपनी चेयर से, क्योंकि मेरी वैसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो फिर भी चल जाएगा मेरे ख्याल से ये। अब इस मैच में जो मुझे पॉजिटिव लगा वो था पहला, जब एंट्रेंस हो रही थी पैट मैकेफी की, तो जो कॉयर में पूरे लोग गा रहे थे बम एस कॉर्बिन की चैंट्स,
और दूसरी जो सबसे बढ़िया चीज़ मुझे इस मैच में लगी रोहित, वो थी माइकल कोल की कमेंट्री, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व थे माइकल कोल। और ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने ये बात बोली कि शायद माइकल कोल की कमेंट्री मेन इवेंट में भी स्पेशली इतनी अच्छी इसलिए थी क्योंकि विंस मैकमैन उनके कान में पूरे समय बोल नहीं रहे थे। क्या ये एक और ऐसा चीज़ है जो कि ट्रिपल एच के आने के बाद हमें थोड़ी इम्प्रूव होती हुई देखने को मिलेगी कि कमेंटेटर्स को फाइनली थोड़ी कम रिस्ट्रिक्शंस दी जा रही हैं? हाँ, आई थिंक वो देख के लग रहा था, मुझे आज ऐसा फील हुआ कि माइकल कोल के दिल में जो आ रहा है वो उन सारी बातों को बोल रहे हैं जो उनका मन है बोलने का, चाहे उनको चिल्लाना है, चाहे उनको गुस्सा करना है, वो सारी चीज़ें वो कर रहे थे। तो फ्रीडम नज़र आ रही थी। वैसे ये बहुत ही ऐसी चीज़ होती है जिस पर आप बिल्कुल डिटेल में अगर ध्यान दोगे तो ही आपको पता चलेगा, क्योंकि भाई जब सामने तुम्हारे इतना तगड़ा मैच चल रहा है तो तुम कहाँ ही कॉमेंट्री के ऊपर फोकस करोगे, लेकिन जब अच्छे से आप एनालाइज करते हो चीज़ों को देख के तो ये चीज़ क्लियरली दिख रही थी। काफ़ी मूवमेंट्स पर बहुत अच्छी कॉमेंट्री की है माइकल कोल ने, मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन कुछ लाइन्स उन्होंने बहुत अच्छी बोली थी। तो क्लियरली ये भी है, और मेरे ख्याल से लगता है कि पैट मैकेफी के साथ रह के भी माइकल कोल के अंदर जो है जोश वगैरह आ गया, ये भी एक रीज़न मुझे लग रहा है। वो तो है ही। और आई थिंक के साथ रोप्स के बारे में बात करूँगा कि रोप्स आज पता नहीं भाई उस पर किसी ने तो तेल वेल मला है, क्योंकि पहले लोगन पॉल स्लिप हुए, ब्रॉक लेसनर बैरिकेड पे स्लिप हुए, और यहाँ पे जब पैट मैकेफी ने भी अपना वन ऑफ द बेस्ट मूव करा, वो ऑलमोस्ट गिर गए थे 2 बार रोप से। वो अच्छी बात है कि वो हुआ नहीं, लेकिन फिर एट द एंड पैट मैकेफी ने वो सुप्लेक्स लगाई और एक कंप्लीटली बॉच्ड कैनेडियन डिस्ट्रॉयर लगाया जिससे उन्होंने हरा दिया यहाँ पे कॉर्बिन को। तो रोहित अगर रेटिंग की मैं बात करूँ तो आई थिंक फिर से मैं 3 आउट ऑफ 5 दूंगा इसको, क्योंकि इसका काम था एंटरटेन करना, जो कि इस मैच ने किसी हद तक करा। बट उसके बाद आई डोंट थिंक इसमें इतनी कोई खास स्टोरी थी या फिर कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ था। मैं यहाँ पे जो रेटिंग है हमारी सिमिलर होने वाली है इस बार। जो मेरी रेटिंग आएगी 3 स्टार, वो पूरी की पूरी पैट मैकेफी के लिए है। कॉर्बिन की वजह से यहाँ पे कोई रेटिंग नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे पैट मैकेफी ने अपने एफर्ट्स पूरे लगाए। बट मेरे ख्याल से जब पैट मैकेफी मतलब चलो हम ये मान सकते हैं सिंपली आज दिन बुरा था, बस इससे ज़्यादा मुझे लगता है इसके बारे में और मैं कुछ कॉमेंट कर सकता हूँ, आगे जाके देख लेंगे चीज़ों को सही तरीके से। बट अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए दी यूसोस वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड रेफरी जेफ जैरेट, डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन इससे भी बहुत ज़्यादा थी। एक्सपेक्टेशन से नीचे मैच नहीं था, लेकिन एक्सपेक्टेशन पे भी नहीं था, क्योंकि मनी इन द बैंक देखने के बाद उम्मीदें बहुत सारे फैंस ने बढ़ा ली थी इस मैच से। मुझे बस यहाँ पे ये लगा क्योंकि आज रेफरी कोई गलती नहीं कर रहा था, तो मैच में भी उस हिसाब से बुक करा गया था कि रेफरी पे भी फोकस करा जा रहा था मोमेंट्स में, कि हर बार इतना क्लोज आने के बाद भी क्यों नहीं हो रही है 3 काउंट, क्योंकि भाई रेफरी काउंट सही से कर रहा है, लास्ट टाइम रेफरी की गलती थी। लेकिन रोहित, क्योंकि इतनी बार हम इन टीम को देख चुके हैं, हर मंडे नाइट रॉ पे कोई एक ऊसो किसी एक स्ट्रीट प्रॉफिट के मेंबर से लड़ रहा होता है, तो आखिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर एक अच्छा मैच हो भी गया मनी इन द बैंक में, जो कि एक बहुत अच्छा मैच था, उसको फिर से आगे टॉप करें। तो इस पॉइंट में हम कह सकते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ बहुत ज़्यादा हैं, और ये WWE की ही गलती है कि भाई नई टैग टीम्स नहीं है, तो जब फ्रेश मैचेस नहीं देखने को मिलेंगे तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि मैच उतना अच्छा नहीं था और हम बोलेंगे कि भाई इसने तो डिसअपॉइंट किया। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये मैच किसी भी एंगल से बुरा नहीं था, और जो इसको अचीव करना था इसने किया। बस एक चीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि दिस वॉज द लास्ट टाइम कि हमने मैच देखा है, क्योंकि जो डिसअपॉइंटमेंट थी मॉन्टेस फोर्ड के चेहरे पे इस मैच के बाद, वो यही बता रही थी कि भाई अब नहीं मिलेगा मौका। ये डिसअपॉइंटमेंट मुझे मनी इन द बैंक मैच खत्म होने के बाद भी दिखी थी वैसे आयुष, तो क्या कह सकते हैं। तो मतलब हमको ऑलरेडी पता है फिर कि क्लैश एट द कैसल में क्या मैच होगा। मेरे ख्याल से ट्रिपल एच आ गए हैं, तो अब वो टैग टीम डिवीजन में रिफ्रेश या फिर रीसेट बटन दबाएंगे एंड ऊसोस एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स की राइवलरी खत्म हो रही है। बाकी अगर मैं अपनी इसमें रेटिंग दूं तो मैं इसको 3.5 स्टार्स दूंगा, जो कि शायद लग सकता है मैंने थोड़ा सा हार्श किया है, बट क्योंकि ये बहुत बार मैच जीत गया है तो इसलिए मेरी रेटिंग 3.5 रहेगी। मैंने इसको कितना एंजॉय किया उस हिसाब से प्रॉब्ली मैं एग्री करूंगा इससे, क्योंकि 3.5 से ऊपर जाने का दिल नहीं है, और उससे नीचे जाऊंगा तो लगेगा कि भाई ये तो गलत बात है। तो इस चीज़ के लिए आई थिंक 3.5 ठीक है। और ये चीज़, जबकि अगली जो चीज़ है रेटिंग नहीं है, लेकिन आई थिंक इसके बारे में रोहित बात करनी चाहिए, क्योंकि सेथ रॉलिन्स के बारे में हमने बात करी थी पिछले पॉडकास्ट में कि क्या हो सकता है। रोहित ने बहुत अच्छी प्रिडिक्शन करी थी कि इनको ऐड कर देना चाहिए मैच में रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर के, जो कि नहीं हुआ। रोहित, तो क्या कहना है इसके बारे में? दैट वॉज नॉट माई प्रिडिक्शन। वो एक ऐसी बात थी सेथ रॉलिन्स का ऐड होने की, जो कि बिल्कुल पता था ये बिल्कुल हाईली अनलाइकली है कि WWE ऐसा कुछ करेगी, बट वो बीच का रास्ता जब निकालने की बारी आती तो उस मामले में शायद ये एक हो सकता था। और क्योंकि वो ट्रिपल एच और सेथ रॉलिन्स के ट्विटर के ऊपर कुछ हुआ था, तो भाई उसका तो कोई मतलब ही नहीं निकला यार आयुष। उसका क्या मतलब निकला फिर? उसका मतलब ये निकला कि भाई तुम्हें मैच मिलेगा, लेकिन जब रिडल इंजर्ड नहीं रहेगा तब।
तो आई थिंक कि यहाँ पे ये हुआ है, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता, ना ऐसी कोई रिपोर्ट्स हैं, लेकिन विंस मैकमैन ने ऑलरेडी एंगल प्लान करा था कि रिडल को इंजर्ड दिखाएंगे और सेथ रॉलिंस को कोई और मैच दे देंगे समर स्लैम में ताकि ये मैच डिले हो जाए। लेकिन क्योंकि रूमर्स आ रहे थे समर स्लैम से पहले कि डॉल्फ जिगलर के साथ सेथ रॉलिंस का मैच होगा, और जब मैंने वो पढ़ा तो मैंने कहा भाई ये क्या बर्बाद है, और क्या ट्रिपल एच के लिए आते ही एक क्या अच्छा क्रिएटिव डिसीजन है या फिर नहीं। लेकिन वो जो ओरिजिनल प्लान था जो कि हो सकता है जिगलर वर्सेस रॉलिंस, उसको शायद ट्रिपल एच ने चेंज किया, और जो मोमेंट दी गई रॉलिंस और रिडल को उसको यूज़ करा गया आगे के लिए बिल्ड करने को, तो इनको समर स्लैम पे स्पॉट भी मिल गया। लेकिन आई थिंक अब जितना लोग इंटरेस्टेड पहले थे रॉलिंस और रिडल के मैच में, उससे शायद थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं क्लैश एट द कैसल के लिए, क्योंकि स्टोरी लाइन में थोड़ी पर्सनल एलिमेंट डाला जा रहा है, और रिडल का जो कमबैक होगा रॉलिंस के अगेंस्ट वो और भी स्ट्रांग होगा। और लोग ऑलरेडी रोहित ये बात सोच रहे होंगे कि क्या इसका मतलब ये है कि क्लैश एट द कैसल में सेथ रॉलिंस फिर से हारने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद WWE ने कोई बहुत बड़ा स्पॉट सोच के रखा होगा सेथ रॉलिंस और रिडल के मैच के लिए, और शायद वो स्पॉट उनको समर स्लैम में नहीं करना, वो क्लैश एट द कैसल के अंदर करना है। फिर वो बड़ा स्पॉट क्या है, रैंडी ऑर्टन का रिटर्न, आई डोंट नो, पता नहीं क्या है, बट ये कह सकते हैं कि अभी ये जो भी कुछ सीन हुआ है उसकी वजह से एक्साइटमेंट अब रिडल और सेथ रॉलिंस के मैच के लिए ज़्यादा है। देखते हैं अब क्या होता है क्लैश एट द कैसल के अंदर। लेकिन नेक्स्ट मैच की बात करते हैं जो कि स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए था, रोंडा राउजी वर्सेस लिव मॉर्गन। तो अगर किसी ने एक्सपेक्टेशन रखी होगी कि क्लासिक वुमेन्स डिवीजन का रेसलिंग मैच यहाँ पे होगा, तो उसका क्या रिएक्शन होगा इस मैच के बाद? भाई क्लासिक का सी भी नहीं था ये मैच, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मैच बेकार था। इन्होंने कोशिश करी सबमिशंस लगाने की बैक एंड फोर्थ, लेकिन रोहित आई डोंट नो कि पूरे मैच में लोग बिल्कुल शांत लगे मुझे और रिएक्शन नहीं आ रहा था। कोशिश पूरी कर रहे थे कि अच्छा हो, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा एवरेज ये मैच था मतलब। और फिर इसके ऊपर से एंडिंग भी कंट्रोवर्शियल कर दी गई, जो कि फिर बताती है कि रोंडा राउजी वर्सेस लिव मॉर्गन अभी ख़त्म नहीं हुआ है और आगे फिर से देखने को मिलेगा। लेकिन क्या अब रोंडा फिर से हील हैं, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो सब कुछ चल रहा था यहाँ पे उल्टा सीधा। और स्मैकडाउन की विमेंस डिवीज़न आज पहला मैच देखने के बाद सोच रही होगी कि हमारा नंबर कब लगेगा ट्रिपल एच। तो लेट्स सी कि क्या होता है रोहित। लेकिन सीधा मैं बोलूँगा इस मैच की जो रेटिंग मैं दूंगा, इट्स गोइंग टू बी 2.5 आउट ऑफ 5। मेरे हिसाब से सबसे वीकेस्ट मैच था ये पूरे कार्ड पे। आई डोंट नो कि ये ओपिनियन मैच होगा या फिर नहीं। ये ओपिनियन पूरा मैच हो रहा है मेरे ख्याल से। मैं तो इसको मैच भी कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से इस मैच में बुकिंग हुई है ये कभी मैच होने के लिए था ही नहीं। क्योंकि WWE को रोंडा राउजी लिव मॉर्गन में से कोई एक पिक नहीं करना था, उनको ऐसे ही कुछ स्क्रू एंडिंग कह सकते हैं अगर हम इसे, क्योंकि ना यहाँ पे रोंडा राउजी के फेवर में कुछ चीज़ निकली है, वो पिन भी हो रही है, उधर लिव मॉर्गन ने टैप आउट भी कर दिया। तो ये एक WWE नया तरीका निकाला है 50-50 वाला सीन करने का, और मेरी रेटिंग भी यहाँ पर 2 स्टार ही रहेगी डेफिनेटली। इस बात में मैं बिल्कुल अग्री करूँगा इधर से। बट जो सबसे बड़ा धमाका आया समर स्लैम में मेन इवेंट के अंदर, एक्सपेक्टेड भी था, और अगर ये चीज़ें ये मूवमेंट्स ना WWE ने डाले होते, ट्रिपल एच ना डाले होते, तो फैंस बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आने वाले थे। रोमन रेंस जीत गए ब्रॉक लेसनर के पास से, मतलब चैंपियनशिप को उन्होंने रिटेन कर लिया। तो एक्सपेक्टेड था ये, बट मैच के मूवमेंट्स बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थे। आई थिंक कि दिस वॉज द मैच जो कि रेसलमेनिया में होना चाहिए था और समर स्लैम में देखने को मिला। तो हम थोड़ा 4-5 महीना लेट ज़रूर आए, पर हमको द ग्रेटेस्ट मैच ऑफ ऑल टाइम गाइज इन दोनों के बीच में मिल गया। एंड आई थिंक कि दिस वॉज बेटर देन रेसलमेनिया 31। और बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं कि भाई वो था फर्स्ट मैच, वो था बेस्ट मैच इन दोनों के बीच में। रोहित आई थिंक अगर हम आज के मैच को एनालाइज करें तो क्योंकि उसमें वो कैश इन वाला एलिमेंट था, अगर मैं उसको हटा दूं, आई थिंक कि आज वाला मैच बेटर था देन रेसलमेनिया 31। डेफिनेटली आज वाला मैच मुझे ज़्यादा बढ़िया लगा। वो कैश इन वाला एलिमेंट तो चलो सेपरेट ही रख के चलो यार, वो तो मूवमेंट ऑफ द मूवमेंट्स है, उसको उसके बारे में तुम बात ही नहीं कर सकते। लेकिन जो एक डिफरेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि लास्ट मैन स्टैंडिंग वाले स्टिपुलेशन ने इस मैच को बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया। क्योंकि अब ऐसा नहीं था कि रोमन रेंस स्पीयर मार रहे हैं और तुरंत वो पिनफॉल कर रहे हैं। यहाँ पे सुपरस्टार्स को बिल्कुल अपने ओपोनेंट को उस लिमिट तक लेके जाना है, और क्योंकि ये दोनों सुपरस्टार आपस में इतना लड़ चुके हैं, तो अब दोनों सुपरस्टार्स को एक दूसरे को अपनी लिमिट्स तक स्ट्रेच करना था। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो भाई ये स्टिपुलेशन बड़ी इंटरेस्टिंग WWE ने प्लान करी थी। हम सोचते हैं कि जब भी सुपरस्टार्स के बीच बहुत सारे मैचेस हो गए तो अब स्टिपुलेशन डाल के नए नए तरीके के मैचेस बनाओ, लेकिन एक्चुअल में इसको कहते हैं स्टिपुलेशन का बहुत अच्छी तरीके से यूज करना, जो कि मुझे मैच देखने से पहले तक समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैच देखने के बाद मुझे ये लगा। आई डोंट नो जिसने स्टिपुलेशन डाली क्या उसने भी इतना दिमाग लगाया हुआ है सोचने से पहले, लेकिन ये स्टिपुलेशन का बहुत बढ़िया यूज था यहाँ पे। लेकिन यार चलो स्टिपुलेशन तो साइड में रखो, वो मूवमेंट
रिंग उठा दी ब्रॉक लेसनर भाई। वो मतलब जब मैं उसको अपनी टेलीविजन के ऊपर देख रहा था ना, अपनी स्क्रीन के ऊपर, मैं सोच रहा था ये मैं WWE की रिंग देख रहा हूँ अपनी आंखों के सामने। वो ऑडियंस के ऊपर से भाई क्या था, वो जो सामने देख रहे होंगे उनके क्या रिएक्शन होंगे यार। अब जब ब्रॉक लेसनर ट्रैक्टर लेके आए तो भाई पहले मैंने सोचा कि कुछ तो होगा मैच में, चलो देखते हैं क्या होगा ट्रैक्टर में। और जब उन्होंने रोमन रेंस को ट्रैक्टर में डाल के, मुझे लगा भाई बहुत ऊपर से शायद रोमन को फेंकेंगे, वो तो नीचे ऐसे भाई छोड़ दिया जैसे बच्चे को बेड पे रखते हैं, बिल्कुल उस तरीके से छोड़ दिया। और तभी मतलब रेफरी को काउंट करना पड़ रहा था 10 तक, और रोमन ने 8 तक उस काउंट को सेल करा। वो फनी था क्योंकि उसमें कोई इम्पैक्ट ही नहीं था रोमन के ऊपर, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने पूरा कहा कि भाई ठीक है ये बेकार लग रहा है, इस पर मैं थोड़ा सही करता हूँ। पूरी रिंग ही तोड़ दी भाई आके, और उठा के फेंक दी रिंग। मतलब आई थिंक अगर बस चलता ब्रॉक का तो रिंग उठा के फेंक देते भाई साइड में क्राउड के ऊपर। तो मतलब ये ऐसा चीज़ है जो कि ब्रॉक लेसनर के कैरेक्टर पे सूट होती है। किसी भी हद तक ये बंदा चला जाए, किसी को भी डिस्ट्रॉय करे, क्राउड उस चीज़ में मज़ा लेता है। ऐसा नहीं लगता कि ये ओवर द टॉप दिखा रहे हैं इस कैरेक्टर का क्या। और रोमन रेंस के लिए मैं बोलूँगा रोहित कि हम जानते हैं रोमन रेंस को क्लोज किकआउट्स के लिए, आज रोमन रेंस ने दिखा दिया भाई कि क्लोज लास्ट मैन स्टैंडिंग में उठते कैसे हैं। क्योंकि हाँ भाई वो बिल्कुल 9वें पे जब वो उठ रहे थे मुझे तो लग रहा था गया रोमन गया, और उसके बाद जब उठने के बाद रस्सियों का सहारा लेके वो जिस तरीके से सेल कर रहे थे यार, मानना पड़ेगा। और वो भी चीज़, एक बात और मैं अभी नोट करूंगा, जब ब्रॉक लेसनर भी लास्ट पर खड़े हो रहे थे, रोमन रेंज के जो फेशियल एक्सप्रेशन थे वो क्लियरली बता रहे थे कि वो कितना ज़्यादा परेशान हो गए हैं ब्रॉक लेसनर से कि कैसे लेटेगा। तो यार स्टोरी लाइन तो उन्होंने ना सिर्फ मैच में मूव्स के हिसाब से या फिर जो मूवमेंट्स डाले, वो फेशियल एक्सप्रेशन से भी जो उन्होंने सेल किया है मैच, मतलब मुझे नहीं लगता यार इस मैच से कम या ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। कुछ आप निकाल सकते हो, एक ऊसोस वाली वो पंगेबाजी हमेशा होती है। और भाई आज तो पॉल हेमन को भी F5 पड़ गया है। और मैं ये चीज़ बोलूँगा कि ऊसोस वाली चीज़ हमेशा एक्सपेक्टेड है, तो उसको देख के अगर हम बोलें कि क्या ऊसोस, तो वो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसा हर हील फैक्शन में होता है और वो जानबूझ के करा जाता है ताकि लोग रोमन रेंस को और ज़्यादा हेट करें। और WWE वो चीज़ बिल्कुल सही कर रही है। लेकिन जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं इस मैच में ब्रॉक लेसनर के, पॉल हेमन के, रोमन रेंस के, और रोहित ये बताते हैं कि ये लोग जब एक्चुअल मैच में आते हैं तो इनको नहीं फ़र्क पड़ता कि भाई आसपास क्या चल रहा है। ये मैच को ऐसे लड़ते हैं कि भाई हमारी लाइफ पूरी इसके ऊपर टिकी हुई है, यही हमारी लाइफ है, रियल उसको मान के पूरा। तभी ऐसे फेस एक्सप्रेशंस आ सकते हैं। अगर उनको पता है यार ये तो मैच है, सब स्क्रिप्टेड है, तो आई डोंट थिंक कोई बंदा इतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है जैसे कि हम टॉप एक्टर्स के साथ देखते हैं हॉलीवुड में। और जब वो मोमेंट आई, पॉल हेमन ने ब्रॉक लेसनर को बोला कि भाई लीव माय ट्राइबल चीफ, तुम्हें टाइटल चाहिए, तुम टाइटल लेके यहाँ से निकलो, तुम ले लो चैंपियनशिप्स, पर रोमन रेंस को छोड़ दो। बिकॉज ब्रॉक लेसनर उस पॉइंट पे अनस्टॉपेबल लग रहे थे। और फिर ब्रॉक ने बोला नहीं भाई मैं ऐसे टाइटल नहीं लेके जाऊंगा, और पॉल हेमन को भी F5 लगाई। बहुत ज़्यादा कूल वो मोमेंट थी। रिंग वाली चीज़ तो ऑब्वियसली हमने आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है WWE के अंदर, तो वो एक हिस्टोरिकल मोमेंट है। और ये वो वीडियो क्लिप है जो कि भाई आगे 10 साल बाद भी हम देखेंगे तो हमें याद आएगा कि ये मोमेंट थी। और ओवरऑल ब्रॉक लेसनर को रोहित ऐसा नहीं है कि ऊसोस आए और रोमन जीत गए। ऊसोस आए और उसके बाद थ्योरी ने कैश इन करने की कोशिश करी, पॉल हेमन ने कोशिश करी, रोमन रेंज ने टाइटल मारा, 2 स्पीयर मारे, फिर टाइटल मारा, बट ब्रॉक लेसनर तब भी उठ गए। तो जो उस समय पे माइकल कोल की कमेंट्री थी, जिस तरीके से कोरी ग्रेव्स कह रहे थे भाई मैं स्पीचलेस हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, ये सारी चीज़ों ने इस मैच को एक क्लासिक बनाया। और अगर किसी को जानना है तो माइकल हेज एक्चुअली में इसके प्रोड्यूसर थे, जो कि रिवील हुआ है। बट आई नो कि बहुत सारे और भी नाम हैं जिन्होंने इस मैच के ऊपर काम किया है। और रेटिंग की जहाँ तक बात है, आई डोंट नो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 के अलावा, क्योंकि सब कुछ WWE ने जो कमी रहती थी इस फ्यूड के अंदर, लास्ट टाइम एवर, लास्ट मैन स्टैंडिंग, उस पर डिलीवर किया है इन्होंने। मेरे ख्याल से ये जो लास्ट टाइम एवर, ये जो लास्ट मैच करके इन्होंने अच्छी अच्छी लाइन बोली थी, इसकी वैल्यू अब समझ में आ रही है। क्योंकि इससे पहले तो WWE ग्रेटेस्ट मेन इवेंट ऑफ ऑल टाइम कह के भी हमको ऐसे वेस्ट दिखा चुकी थी, तो इसलिए हमने इसके बारे में ज़्यादा ऐसे किया नहीं था। बट डेफिनेटली बहुत मज़ा आया इसको देखने में। लेकिन एक चीज़ के बारे में मैं तुझसे पूछना चाहूँगा यार, थियरी ने तो बहुत बड़े बड़े नहीं फेंक दी इस हिसाब से जो आज उनके साथ समर स्लैम में हुआ। मैं तो भाई थियरी का दोस्त होना चाहूँगा इस टाइम पर, और उसके कंधे पे हाथ रख के बोलना चाहूँगा और भाई क्या हुआ, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था तू तो, क्योंकि बिल्कुल ही कचरा हो गया यार थियरी का तो विंस मैकमैन के जाने से। आई थिंक मैं बोलूँगा कि थ्योरी को, मैंने अपनी रिव्यू वीडियो में बोली बात कि इस समय WWE के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो थ्योरी को विद द मनी इन द बैंक ब्रीफकेस हमेशा लाइमलाइट में रखेंगे, पुश उनको धीरे धीरे मिलता रहेगा। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे थ्योरी ना तो कैश इन कर सकते हैं, और उसका लोग पूछेंगे क्यों नहीं हो रहा कैश इन, क्योंकि रोमन रेंज अभी टाइटल नहीं हारने वाले।
जब तक रोमन रेंस चैंपियन आई डोंट थिंक वो कैश इन करेंगे अनलेस एक बार फिर से अनसक्सेसफुल कैश इन हो, और वो भी मेरे को लगता नहीं है होगा अनलेस वो सोचें कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि रोमन तो अभी हारने वाला है नहीं। तो थ्योरी के लिए बुरा ज़रूर लग रहा है, लेकिन अच्छी बात ये थी कि वहाँ पे मैच स्टार्ट नहीं हुआ था, ब्रॉक ने उनको F5 लगाई, रोमन तक पहुँचने का मौका ही नहीं मिला थ्योरी को। और हो सकता है कि अब यही एक तरीका है WWE का थ्योरी को मेन इवेंट पिक्चर के आसपास रखने का, कि मनी इन द बैंक ब्रीफकेस दे दिया पर उसको कोशिश वो कर रहा है पर वो कैश इन कर नहीं पा रहा है। सो लेट्स सी क्या होता है थ्योरी के साथ। लेकिन रोहित, आई थिंक कि ये एक्चुअली में आखिरी मैच था ब्रॉक लेसनर का रोमन रेंस के साथ, जो कि WWE काफ़ी टाइम से पुश भी कर रही है, और उन्होंने प्रूव कर दिया कि हाँ भाई हम डिलीवर करते हैं। और ये बात मैं पॉइंट आउट करूंगा कि जबकि हो सकता है कि पूरा मैच विंस मैकमैन ने पहले से ही बुक करके रखा होगी, ये सब होगा, लेकिन इसका सारा क्रेडिट कौन लेके जा रहा है? ट्रिपल एच। और ट्रिपल एच के पास यहाँ पे आज दो ऑप्शंस थे कि नॉर्मल पेपर व्यू करूँ या फिर कुछ अलग करूँ, कुछ डिलीवर करूँ। तो जो भी चीज़ें अच्छी हुई हैं, सारे लोग इसीलिए थैंक यू ट्रिपल एच बोल रहे हैं, क्योंकि उनको लगेगा कि भाई आने से इनके थोड़ा चेंज आया है, इस वजह से हमको इतना अच्छा मैच देखने को मिला है। और हमने रोहित, मुझे याद है रेसलमेनिया के टाइम कितनी बात करी थी, स्टुपेंडस, ये वो, ग्रेटेस्ट मैच ऑफ ऑल टाइम, लेकिन मैच के बाद हम उतना उस चीज़ को रेफर कर रहे थे कि ये क्या था। लेकिन आज ये प्रूव होता है कि अगर तुम बड़ी टैगलाइंस यूज़ कर रहे हो, मैच को इतना हाइप कर रहे हो, तो उस पर डिलीवर भी किया जा सकता है। तो अगर 3-4 महीने से WWE को पता था रेसलमेनिया में ये हमारा मैच है, तो ऑब्वियसली उस मैच को बेटर करा जा सकता था। पर रोहित, रेटिंग की बात है, व्हाट इज योर रेटिंग फॉर दिस मैच? रेटिंग तो भाई इसमें 5 में से 5 स्टार इसमें मिलने वाली है। यहाँ पे भी हमारा ओपिनियन बिल्कुल सेम है, क्योंकि सब कुछ ही था इस मैच के अंदर। अब क्या है, तुम इसमें लूट के ले जाओगे रेटिंग के नाम पे। और मुझे अच्छी बात ये भी लगी कि WWE ने थ्योरी वाले एंगल को डाला बट कैश इन नहीं करवाया। अब इससे ये फायदा होगा थ्योरी का कि वो कैश इन तो नहीं कर रहे, क्योंकि करेंगे तो पता है उसके अनसक्सेसफुल होने के चांसेस हैं, लेकिन WWE ब्रीफकेस उनके पास रख के उनको फिर भी मेन इवेंट के आसपास घुमा सकती है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि आने वाले महीनों में WWE करेगी ट्रिपल एच के साथ में। ओवरऑल मजा आया वैसे समर स्लैम में। बिल्कुल, आई थिंक कि जो हमने बीच में मैचेस के बारे में बात करी, अब लोगों को पता लग गया होगा कि कहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट्स थी, लेकिन चेंज दिखना शुरू हुआ है। और आई थिंक रोहित कि हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मेन इवेंट में जो भी सीन चल रहा था पहले भी ठीक ही था, उसको अगर अभी वैसे भी चलाया जाए तो ठीक है, लेकिन विमेंस डिवीजन, टैग टीम डिवीजन, इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल, US टाइटल, इन सब में अगर अच्छा करते हैं तो एक्चुअली ओवरऑल चेंज बढ़िया लगेगा, क्योंकि वही सारी चीज़ें हैं जो कि रॉ स्मैकडाउन को थोड़ा बोरिंग बनाती हैं। और रोहित, ये मैं पूछना चाहूँगा, जबकि हम ज़्यादा अब आगे के बारे में बात नहीं करेंगे, वेट करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट की गाइस, और आई होप कि वो एपिसोड भी जल्दी आएगा, लेकिन क्या यहाँ पे अब लगता है सिचुएशन रहने वाली है? रोमन का तो सीन क्लियर है, ही इज रेसलिंग ड्रू, लेकिन व्हाट अबाउट ब्रॉक लेसनर? आई थिंक ब्रॉक लेसनर को लेके इस समय कुछ कमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर वो टाइम ऑफ नहीं ले रहे तो फिर वो क्या करेंगे टेलीविज़न के ऊपर? टाइम ऑफ लेंगे तो भाई अभी तो टाइम ऑफ लेके आए थे, तो कंफ्यूजिंग है यहाँ पे। अभी मेरे ख्याल से अभी कुछ हमको वेट करना पड़ेगा कि ट्रिपल एच क्या देखते हैं ब्रॉक लेसनर के अंदर, और स्पेशली इतनी बार रोमन रेंज से हारने के बाद अब थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा उनके लिए मामला। लेकिन खैर, आने वाले टाइम में अब जब होगी चीज़ें ट्रिपल एच कंट्रोल में, तो हम उम्मीद करते हैं सब कुछ बढ़िया होगी। और उम्मीद ये भी करते हैं कि आपने इस पॉडकास्ट के एपिसोड को बहुत पसंद किया होगा। भाई कंसिस्टेंटली लाएंगे आपके लिए। तो हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी असली अखाड़ा के एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।